Good morning students. Today we are going to start next topic of solid state chapter, which is designation of lattice planes. Solid state chapter में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या होती है, फेसेस क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं. हम थोड़ा सा रिव्यू इसका ले लेते हैं, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ठीक है. क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस या हमारे जैसे कि हमें पता है कि कोई भी हमारे पास क्रिस्टल है, ठीक है, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं. अब उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने जो पॉइंट्स ऑक्यूपाई किए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट्स. ठीक है. अब कोई भी प्लेन जो लार्ज नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स से पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल प्लेन. ठीक है. और उसके बाद आते हैं हमारे पास फेसेस. फेसेस क्या होते हैं, कोई भी किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो प्लेन सरफेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसके फेसेस. ठीक है. अब फेसेस जो हैं, फेसेस को या उनकी डायरेक्शन को, उनकी ओरिएंटेशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी 3 एक्सिस सेलेक्ट करते हैं जो एक पॉइंट ओ पे मीट कर रही हैं. जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिया है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये एक पॉइंट ओ पे मीट कर रही है. ठीक है. तो इन एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस. और यहाँ पे जो हम ये एक क्या ले रहे हैं, प्लेन ले रहे हैं. ठीक है. ये प्लेन इन तीनों एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है. जहाँ पे ये कट कर रहा है वो क्या कर रहा है, इसके इंटरसेप्ट्स फॉर्म कर रहा है. ठीक है. अब यही हमें बताएगा कि इसकी डायरेक्शन या इसकी ओरिएंटेशन क्या है. अब इन इंटरसेप्ट्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं. वो क्या क्या होते हैं, एक तो वेस इंडिसेस और दूसरा होता है मिलर इंडिसेस. ठीक है. वेस इंडिसेस क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक फेस है, मान लो हमने KLM ले लिया. ठीक है. वो इंटरसेप्ट्स फॉर्म कर रहा है NA, N-B, N-C ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस. तो इस फेस को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, इसके जो कोफिशिएंट है उन्हीं से N, N-N'. ठीक है. जैसे ये हो गई, तो ये जो नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास, ये क्या हो जाते हैं, वेस इंडिसेस. तो इंटरसेप्ट्स जो हो गए हमारे पास NA, N-B, N''C, इन इंटरसेप्ट्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो तो सीधे सीधे क्या हो जाते हैं, वेस इंडिसेस. जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई भी एक फेस है, ठीक है, जिसके इंटरसेप्ट्स क्या है, 2A, 4B, 7C. अब इनके जो कोफिशिएंट हैं 2, 4, 7, ये हमारे पास क्या हो गए, वेस इंडिसेस. मतलब इसको डिफाइन करने के लिए जो वेस इंडिसेस मेथड है वो तो सीधा क्या हो जाएगा, जो भी इंटरसेप्ट्स हैं उनके कोफिशिएंट. ठीक है. लेकिन ये मेथड इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक सेकंड मेथड लेते हैं जो है हमारे पास मिलर इंडिसेस. अब मिलर इंडिसेस के अंदर क्या होता है कि हमने क्या किया, जो हमारे पास ये नंबर्स हैं N, N', N', क्या थे, ये कोफिशिएंट्स थे ना इनके, NA, N', N', तो ये जो नंबर्स हैं इनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी स्मॉलर नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. वो स्मॉलर नंबर क्या होगा, इनका LCM. ठीक है. इनको एक्सप्रेस करने के लिए एज इंटीजर्स. तो ये जो इंटीजर्स हमारे पास आ जाएंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, मिलर इंडिसेस. इसका पूरा मेथड हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. जैसे मान लो हमारे पास इंटरसेप्ट्स हैं, कोई प्लेन है LMN, वो इंटरसेप्ट्स फॉर्म कर रहा है 2A, 2B, 3C. ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल लेना है. रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ABC, यानी कि ये जो हो जाएंगे 2, 2, 3, इनका रेसिप्रोकल ले लिया, 1/2, 1/2, 1/3. ठीक है. रेसिप्रोकल लेने के बाद हमें इसे क्या करना होता है, एक स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है. और वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, इनका LCM. तो LCM हम ले लेंगे 2, 2, 3 का, वो क्या आ जाएगा, 6. 6 से इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे मान लो कि हमारे पास 1/2, 1/2, 1/3 यही था. इनका LCM हमारे पास क्या आ गया, 6. अब इस 6 से इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, 3, 2. ठीक है. तो ये जो 3, 3, 2 हमारे पास आ गया, ये क्या हो जाएगा, मिलर इंडिसेस. उस फेस को डिफाइन करने के लिए जो हमारे पास दूसरा मेथड है, मिलर इंडिसेस, जिसको हम जनरली HKL से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसका 3, 3, 2. ठीक है. अब इससे मिलर इंडिसेस जो है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
जैसे कि सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर कोई यूनिट प्लेन है, यूनिट प्लेन का मतलब A B C, ठीक है। अब इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या हो जाएंगे 1 1 1। तो ऐसा कोई अगर हमारे पास फेज होता है तो उसको मिलर इंडिसेस में डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। और इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं यूनिट प्लेन। क्या लिखा हुआ है इसमें, इंटरसेप्ट्स मेड बाय यूनिट प्लेन आर A B C, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ दीज इंटरसेप्ट्स क्या हो जाएंगे 1 1 1। तो जो यूनिट प्लेन है उसको हम ऑलवेज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 1 से, ठीक है। एक और बात, जब हम मिलर इंडिसेस को लिख रहे हैं तो उसमें हम कोमास नहीं लगाएंगे बीच में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे मिलर इंडिसेस की फॉर्म में जब इस यूनिट प्लेन को लिखा तो हमने क्या लिखा 1 1 1। अब सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई फेस किसी एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे इसमें मान लो कि हम एक क्यूब ले लेते हैं, इस क्यूब में हमने यही 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई, और ये यहाँ पे हमने क्या ले ली जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड, ठीक है। इनकी नेमिंग अगर हम करें हमारे पास A B C D E F G H। अब इसके अंदर देखिए, हम अगर इस एक्सिस की बात करें एक्स एक्सिस की, ठीक है, और ये जो एक्स एक्सिस है इस प्लेन को A B E F प्लेन को कहीं से भी नहीं कट कर रही है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है कि कोई फेस हमारे पास, जैसे हमारे पास ये फेस हमने ले लिया A B E F, अब ये इस एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा, ठीक है। एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को बिल्कुल भी नहीं कट कर रहा है, जेड को नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फेस हो जाएगा, अगर किसी एक्सिस को कट नहीं कर रहा तो उसके लिए जो इंटरसेप्ट आ जाते हैं ना वो क्या आ जाते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। देखो, इफ सम फेस डज नॉट कट सम एक्सिस द इंटरसेप्ट ऑन दिस एक्सिस इज टेकन एज इन्फिनिटी। उसको हम इन्फिनिटी ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कि जैसे मान लो हमने कोई फेस ले लिया जिसके इंटरसेप्ट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास 2A एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, 3B वाई एक्सिस के ऊपर, और Z एक्सिस को वो कट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट बन जाएंगे क्या बन जाएंगे 2A 3B, और इसके लिए क्या हो जाएगा इन्फिनिटी C, ठीक है। क्योंकि हमने अभी बताया कि जो अगर कोई फेस किसी एक्सिस को कट नहीं कर रहा तो उसके लिए जो इंटरसेप्ट होता है वो क्या हो जाता है इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने इसके लिए मिलर इंडिसेस निकालने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। सबसे पहले इनके कोफिशिएंट्स का क्या हो जाएगा 1/2 1/3 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी आपको पता है कि क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो यानी कि जो हम एलसीएम लेंगे वो किसका लेंगे 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाता है 6 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2, और ये तो 0 है ही। तो इसके लिए जो मिलर इंडिसेस हमारे पास आ गए वो क्या आ गए 3 2 0। 0 मतलब इन्फिनिटी, कि वो जो हमारे पास फेस है वो इस एक्सिस को कट नहीं कर रहा, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आता है वो क्या हो गया कि अगर कोई इंटरसेप्ट, अगर कोई फेस किसी एक्सिस को नेगेटिवली कट कर रहा है, मतलब इफ़ सम इंटरसेप्ट मेड बाय अ फेस, कोई अगर जो फेस जो है वो इंटरसेप्ट बना रहा है वो नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने ये डायग्राम लिया था, इसके अंदर क्या हो गया, अगर हम इसको प्रोसीड कर दें यहाँ एक्स एक्सिस को, ठीक है, तब ये क्या कर रही है इस प्लेन को यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। ये जो एक्सिस आपको दिख रही है, आपको ये लग रहा होगा कि ये इस फेस को कट कर रही है, बट एक्चुअल में ऐसी नहीं है, ये इससे परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक एक्सिस यहाँ पे हो गई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और आपको पता है जो जेड ले रहे हैं वो इसके हम क्या लेते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि वो बाहर आ रही है तो वो इस फेस को कट नहीं करेगी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने एक्स एक्सिस ली थी जो, उसको अगर हमने बैक साइड में प्रोसीड कर दिया है तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लेन EF है उसको क्या कर रही है कट कर रही है। तो यानी कि अगर कोई फेस जो इंटरसेप्ट बना रहा है वो नेगेटिव है तो उस केस में हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बार से,
ठीक है, यहाँ पे ये हमने एग्जाम्पल में अगेन दोबारा दिखाया भी हुआ है कि यहाँ ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम अगर यहाँ प्रोसीड कर दें तो इस प्लेन को EFGH को ये क्या करेगी, कट कर देगी, लेकिन नेगेटिव में। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि हम इसको क्या कर देते हैं, बार। अब जैसे एक एग्जांपल लो कि हमारे पास यहाँ पे ये फेस कौन सा था, EFGH। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है नेगेटिव, यानी कि -a हमने मान लिया। ठीक है, तो ये जो फेस है ये अब y एक्सिस और z एक्सिस को कट नहीं कर रहा। अगेन आप देख सकते हैं ये जो फेस है ये इसके परपेंडिकुलर हो गया और z एक्सिस भी इसके परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, क्योंकि ये फेस मान लो ऐसे है तो ये ऐसे है, तो ये z एक्सिस भी क्या जा रही है, परपेंडिकुलर, और y एक्सिस भी क्या जा रही है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो z अब इस x एक्सिस को जब हमने बैक प्रोसीड किया तब वो इसको कट कर रही है। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे हमारे पास इस फेस को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, 1 बार, क्योंकि बैक प्रोसीड किया था तब उसको कट कर रहा था। ठीक है, यानी कि नेगेटिव था। और 0 0 हम किसके लिए लेते हैं, जब कोई फेस किसी एक्सिस को कट नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए इंटरसेप्ट क्या आ जाते हैं, 0। तो ये था कि किन दो मेथड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी फेस को, उनके इंटरसेप्ट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्हीं को मिलर इंडिसेस को यूज़ करके हमने जनरली, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, HKL प्लेन। ठीक है, HKL मतलब मिलर इंडिसेस के फॉर्म में हमने इसको डिफाइन किया है। तो मिलर इंडिसेस को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी बता सकते हैं बिटवीन HKL प्लेन्स। ठीक है, उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं कि जैसे फर्स्ट जो हो गया जनरल फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरप्लेनर डिस्टेंस। इंटरप्लेनर डिस्टेंस या दो फेसेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिफाइन करने के लिए, जब एक्सिस हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल, वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/DHKL स्क्वायर रूट h² प्लस k² प्लस l²/c², यानी कि हमने यहाँ पे क्या कर लिया, HKL प्लेन को कंसिडर किया। ठीक है, अब क्यूबिक लैटिस के केस में सारी की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, A = B = C। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ABC को सिंपली A की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और स्क्वायर से यहाँ पे ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1/DHKL, D क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। ठीक है, तो 1/DHKL = h² प्लस k² प्लस l²/a आ जाएगा। इसको अगर हम रिवर्स कर दें, यानी कि हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, तो DHKL = a/√h² प्लस k² प्लस l²। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला हमारे पास होंगे जब हमारे पास तीनों एक्सिस क्या होंगी, तीनों ABC अलग अलग होंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब हमारे पास क्यूब हम ले लेते हैं वहाँ पे हमारे पास ABC तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होते हैं। ठीक है, और ABC है क्या, इंटरसेप्ट्स। ठीक है, जो हम इंटरसेप्ट्स लेते हैं, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, इसके इंटरसेप्ट्स ना। ठीक है, तो ये जब इक्वल हैं तो क्यूब के अंदर क्या होते हैं, इक्वल, तो हम यहाँ सिर्फ A ले लेंगे। तो दो फॉर्मूले हो गए। थर्ड, जनरल फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, जब हमारे पास प्लेन्स क्या हो, NH, NK, NL, यानी कि हमने कोफिशिएंट n से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हमारे पास n नंबर ऑफ HKL प्लेन्स हैं फ्रॉम DHKL वैल्यू ऑफ द लैटिस विद ऑर्थोगोनल एक्सिस इज। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, DNH, NK, NL, ये हमने फाइंड आउट करना है। किससे फाइंड आउट करना है, DHKL से, तो इसको हम क्या कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन HKL प्लेन्स। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं और वो न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहला क्या हो गया, कैलकुलेट द मिलर इंडिसेस फॉर द प्लेन्स मेकिंग फॉलोइंग इंटरसेप्ट्स अलोंग 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, यानी कि हमें क्या दिए गए हैं कि ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे ये हमारे पास क्या कर रहा है, कोई भी
फेस या प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है, इसके लिए हमें क्या करने हैं, मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि मिलर इंडिसेस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया ए बी सी। ठीक है, ए बी सी के लिए कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, 1 1 1। देखो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए बी सी दिया हुआ है हमें। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, इंटरसेप्ट, इनके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, 1 1 1। अब इनका आप रेसिप्रोकल लोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारे पास लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, यही आएगा 1 1 1। तो मिलर इंडिसेस क्या हो जाएंगे इसके लिए, 1 1 1, यानी कि ये जो प्लेन है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेन। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3/2A 2B एंड C। तो इसके लिए मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं, वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि ये इंटरसेप्ट है, कोई भी फेस जो तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट कर रहा है, उसके लिए जो हमारे पास इंटरसेप्ट्स हैं वो ये आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट कोफिशिएंट लोगे, ये मान लो कि एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, ये मान लो वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। ठीक है, और ये मान लो जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, या जेड एक्सिस पे ये फेस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, 3/2 2/1 और ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसको सेकंड स्टेप क्या होता है, इसका हम क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल आप ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 1/2 1। अब इसका हम क्या ले लेते हैं नेक्स्ट, एलसीएम। एलसीएम आप लोगे तो क्या आ जाएगा, 6। 6 से आप इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए इसके मिलर इंडिसेस। मतलब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके पास आते हैं, आपको क्या दिया गया है, आपको एक फेस दिया गया है जो तीनों एक्सिस को इन पे कट कर रहा है। ठीक है, या इंटरसेप्ट्स दिए गए हैं इसके, तो इसमें से आपको क्या करना है, इसको या तो वेस इंडिसेस की फॉर्म में फाइंड आउट करना है या मिलर इंडिसेस की फॉर्म में। अगर मान लो इसी को हमने वेस इंडिसेस की फॉर्म में बताना हो तो क्या होगा, तो सीधा ही हो जाएगा 3/2 2 एंड 1, वो इसके क्या हो जाएंगे, वेस इंडिसेस। और इसी की आपको मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हमारे पास क्या दिया हुआ है इन्होंने, 2A - B एंड C। ठीक है, इसको अगर वेस इंडिसेस की फॉर्म में देखना है तो क्या होगा, 2, इसके लिए क्या हो जाएगा -1, इसके लिए क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये वेस इंडिसेस। और अगर मिलर इंडिसेस की फॉर्म में देखना है तो क्या लोगे, सबसे पहले आप क्या ले लोगे, हमारे पास इसके कोफिशिएंट्स है क्या, 2 है, -1 है, 1 है। इसका आप क्या ले लेते हो, रेसिप्रोकल। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 1/2, ये 1 और -1। ठीक है, अब रेसिप्रोकल आपने ले लिया, उसके बाद हम क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसके मिलर इंडिसेस बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 1 आगे -2 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके लिए हमारे पास मिलर इंडिसेस जो आ जाएंगे ये आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई क्रिस्टल प्लेन है। ठीक है, एक क्रिस्टल प्लेन इंटरसेप्ट्स ऑन द 3 एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल एज 3/4A 1/3B एंड 1/2 C। वट आर मिलर इंडिसेस ऑफ दिस प्लेन। अगेन हमारे को क्या दिया हुआ है कि क्रिस्टल प्लेन के इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं, इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, मिलर इंडिसेस। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन 3/4A, पहले तो हम ये लिख लेंगे क्या क्या गिवन है, 3/4A 1/3B एंड 1/2 C, ये तीनों गिवन है। ठीक है, अब मिलर इंडिसेस के लिए क्या करते हो,
आपको सबसे पहले जो कोफिशिएंट्स दिए हैं वो क्या है, 3/4, 1/3, 1/2, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस पे 3/4 ए है, वाई एक्सिस पे 1/3 बी है और जेड एक्सिस पे 1/2 सी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास इंटरसेप्ट्स हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या आ गया, 4/3, 3/1, 2/1, ठीक है। फिर इसका क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 3, ठीक है। एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 3 को इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास इसके क्या आ जाते हैं, मिलर इंडिसेस। तो क्या आ जाएंगे मिलर इंडिसेस, फर्स्ट का हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और इसको करेंगे तो 6, यानी कि ये इसके लिए क्या आ गए, मिलर इंडिसेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जो इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं उसको अगर वेस इंडिसेस या मिलर इंडिसेस की फॉर्म में बताना है तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो 2-3 स्टेप्स हैं मिलर इंडिसेस के, वो फॉलो करके हम मिलर इंडिसेस की फॉर्म में बताते हैं और वेस इंडिसेस हमारे पास सीधा ही हो जाता है। अगर इसके लिए आपको वेस इंडिसेस की फॉर्म में बताना हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेस इंडिसेस वो क्या हो जाएंगे इसके, वो सीधे हो जाएंगे 3/4, 1/3, 1/2। तो ये क्या हो गए इसके वेस इंडिसेस और ये हो जाएंगे मिलर इंडिसेस, ठीक है। तो ये दोनों जो मेथड्स थे किसी भी प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको डेजिग्नेट करने के लिए हमारे पास तो मिलर इंडिसेस एंड वेस इंडिसेस, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइप के हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि इसके ऊपर बेस्ड और जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो क्या आते हैं। देखो, जैसे हमारे पास थर्ड आ गया न्यूमेरिकल, इफ़ ए इज़ द एज लेंथ ऑफ अ क्यूब। हमारे पास कोई क्यूब है जिसकी एज लेंथ क्या हो जाएगी, मान लो ए हो जाएगी। कैलकुलेट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग DHKL बिटवीन 2 0 0 प्लेन्स फॉर अ क्यूबिक सिस्टम। अब देखो, क्यूबिक सिस्टम के लिए 2 0 0 हमारे पास क्या है, प्लेन, ठीक है। उसको उस प्लेन के लिए हमें अब क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला, DHKL इज इक्वल टू A/√h² प्लस k² प्लस l², ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्लेन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 2 0 0, यानी कि यहाँ पे जो h है वो क्या हो जाएगा 2, k है वो क्या हो जाएगा 0 और l है वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये HKL दिया हुआ है, यानी कि ये वैल्यूज़ हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 2 0 0 इज इक्वल टू A, एज लेंथ हमें क्या दी हुई है ऑलरेडी, A दी हुई है ना, ठीक है। तो ये A ही पुट कर देंगे अपॉन स्क्वायर रूट हम किसका ले लेंगे, 2² प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर आपको पता है क्या हो जाता है 4, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा A/√4 या A इज इक्वल टू A/2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास इंटरप्लेनर डिस्टेंस किस प्लेन का, 2 0 0, ठीक है। ऐसे सिंपल से न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें आपको क्या दिया होगा, प्लेन दिया होगा, उस प्लेन का आपको क्या निकालना है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। ध्यान क्या रखना है, जो आपको फॉर्मूले बताए हैं वो फॉर्मूले अगर आपको ध्यान है तो ये न्यूमेरिकल्स इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे एक और लास्ट हम न्यूमेरिकल देखते हैं, उसमें क्या हो गया, द पैरामीटर्स ऑफ एन ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल आर A इज इक्वल टू 50 पिकोमीटर, B इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर, C इज इक्वल टू 150 पिकोमीटर। हमें क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द स्पेसिंग बिटवीन 1 2 3 प्लेन्स, ठीक है। अब देखो, जो हमने पीछे वाला न्यूमेरिकल किया था उसके अंदर हमने क्या लिया था, क्यूब, ठीक है। क्यूब में क्या था, हमें पता है कि जो ये एज लेंथ हो जाती है वो क्या हो जाती है, सिंपल एक ही हो जाती है, A हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक यूनिट है, यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, 1/DHKL इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h² अपॉन A² प्लस
के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑर्थोरोम्बिक सेल। तो इस फॉर्मूले में अब हमारे पास गिवन क्या क्या है वो देखो, हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी तीनों की वैल्यू दी हुई है, यानी कि इस फॉर्मूले में हमारे पास ए बी सी हम तीनों को पुट कर सकते हैं। और सेकेंड हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द स्पेसिंग बिटवीन 1 2 3 प्लेन। ठीक है, अब ये 1 2 3 क्या होता है, ये 1 2 3 किसकी वैल्यू हो जाती है, ए बी सी की ना। ठीक है, तो सॉरी एच के एल प्लेन, ए बी सी नहीं, एच के एल प्लेन, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं, मिलर इंडिसेस जो होता है उसको हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच के एल से ना। ठीक है, तो एच के एल की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 1 2 3, जो कि हमारे पास यहाँ दी हुई है, ये प्लेन 1 2 3 यानी कि एच के एल। ठीक है, और ए बी सी की वैल्यू भी हमें दी हुई है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसके अंदर स्पेसिंग फाइंड आउट करनी है या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल 1 2 3, एच के एल प्लेन है हमारे पास। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एच की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, 1 स्क्वायर प्लस के की वैल्यू क्या गिवन है, 2 स्क्वायर प्लस एल की वैल्यू क्या गिवन है, 3 स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वो है 1 2 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, 50 पिकोमीटर। ठीक है, तो यहाँ 50 का स्क्वायर ले लेंगे, बी की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, 100 पिकोमीटर, और सी की 150, तो यहाँ 100 का स्क्वायर और यहाँ 150 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आ जाएगा आंसर, वो क्या आ जाएगा, 0.0012 का स्क्वायर रूट। जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आया, 1/D123 की वैल्यू आई। तो इसको हम अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस D123 की फॉर्म में लिखें तो हम इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे ना। तो ये 1/0.03464 आ जाएगा। ठीक है, जिसको फाइनली सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं जो आपको करके देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, अब ये किस में आएगी, पिकोमीटर में। क्यों, क्योंकि हमें जो वैल्यूज़ गिवन थी वो भी किस में थी, पिकोमीटर में। तीनों एबीसी की वैल्यू पिकोमीटर में गिवन थी, इसलिए जो हमारे पास इंटरप्लेनर डिस्टेंस आएगा वो भी किस में आएगा, पिकोमीटर में। ठीक है, तो ये 28.87 इसकी फाइनल वैल्यू है। तो ये 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपको बताए, ये पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो इनको प्रिपेयर कर लीजिए। अब ये हमारा जो टॉपिक था मिलर इंडिसेस एंड वेस इंडिसेस, जिसमें हमने क्या क्या देखा कि हम पहले तो प्लेन्स को डिफाइन कैसे करते हैं, मिलर इंडिसेस कैसे निकालते हैं, वेस इंडिसेस कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास हम एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, जिसमें से आपके पास क्या आ जाती हैं, जनरली 1 मार्क में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक क्या है, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, क्या होता है आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, जैसे हमारे पास देखो कुछ क्रिस्टल्स हैं, सम क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैव सिमिलर केमिकल कंपोजिशन पोजेस सेम क्रिस्टल शेप। ठीक है, कुछ ऐसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी क्या होती है, केमिकल कंपोजिशन सिमिलर होती है, उनकी जो क्रिस्टल की शेप होती है वो भी क्या हो जाती है, सेम होती है। ठीक है, तो दीज क्रिस्टल्स विच आर क्लोजली सिमिलर इन शेप आर कॉल्ड आइसोमॉर्फस एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब सिंपली ये है कि शेप जो है डिफरेंट क्रिस्टल्स की सेम शेप होना। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे सोडियम फॉस्फेट है जिसका फॉर्मूला Na3PO4। ठीक है, और सोडियम आर्सेनेट जिसका फॉर्मूला Na3ASO4 है।
अब इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इन दोनों की, वैसे ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनकी जो क्रिस्टल की शेप होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। सेकेंड हमारे पास क्या हो जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या होता है कि वो फिनोमेना जिसमें एक ही सब्सटेंस, सेम सब्सटेंस दो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। द फिनोमेना इन विच द सेम सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म possessing different physical properties is called polymorphism। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल जो हम पढ़ते हैं वो क्या आता है, कार्बन। कार्बन आपको पता है दो फॉर्म्स में, दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। सब्सटेंस क्या हो गया, सेम, लेकिन दो अलग अलग इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हो गई। ठीक है, तो ये फिनोमेना क्या हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। ऐसे ही एक एग्जांपल सल्फर है। सल्फर भी दो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है, तो सेम सब्सटेंस हो और दो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा हो तो फिनोमेना हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। और दो अलग अलग सब्सटेंस हो लेकिन उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो, उनकी केमिकल कंपोजिशन सेम हो, तो उस फिनोमेना को क्या बोल देंगे, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।